नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। इस समय हम लोग मौजूद हैं झूमरनाथ धाम में, जहां आज के दिन महाशिवरात्रि के दिन तमाम लोगों का आना जाना होता है। और आज के दिन यहां पर ललितपुर जिले के तमाम पत्रकार साथी यहां पर मौजूद हैं और उन पत्रकारों से बात करते हैं कि आखिर जो आने वाला चुनाव है 2024 में, अब बस एक महीने के बाद यहाँ पर मतदान होगा, तो पत्रकार क्या सोचते हैं और किस तरीके से जनता क्या सोच रही है, हम पत्रकारों से जानने का प्रयास करते हैं। स्वागत है सर आपका। जी सर। आप क्या देख रहे हैं जनता के बीच? जनता आपके पास आती होगी, आप जनता के भीतर जो आगामी लोकसभा चुनाव है इसमें किस ट्रेंड को देख रहे हैं? जनता क्या सोच करके वोट करने जा रही है? जनता तो ये देख रही है कि अभी कि किसने कितना काम किया है और वो काम अभी भूतल पर कितना चल रहा है, इस व्यवस्था को देखते हुए ही जनता अपना निर्णय देगी आगे। तो जनता, आप कह रहे हैं चूंकि अब चुनाव आने वाला है, मोदी जी के 10 साल लगभग खत्म होने वाले हैं, तो क्या 10 साल के कार्यकाल के बाद अब जनता ये कहती हुई नजर नहीं आपको आ रही है कि वो लोग किस तरफ जा रहे हैं? राम मंदिर का कोई इफेक्ट होगा? जी, राम मंदिर का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत ही समय से रुका हुआ था। जैसे 370 धारा भी रुकी हुई थी तो वो भी हट गई, और राम मंदिर का भी प्रकरण था वो भी निपट गया। तो इसका तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और पब्लिक जो जनता है हमारी इस पर बहुत ही ध्यान रखते हुए ही आगे मतदान करेगी। हमारे साथ ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के पूर्व जिलाध्यक्ष महोदय हैं। सर, किस तरीके से अब जनता जो आने वाला चुनाव है इसमें क्या सोच करके मतदान करेगी? देखिए, मैं आपको बता दूं, इस समय जो केंद्र में सरकार है, इस सरकार के कुछ ऐसे ऐतिहासिक निर्णय हुए हैं जिन निर्णयों के सामने पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यूक्रेन और रसिया का युद्ध हुआ। उस युद्ध को दुनिया की सुपर पावर ने बहुत प्रयास किया कि हम इस युद्ध को टाल दें, लेकिन उस युद्ध को रोक नहीं पाए। वहीं हमारे मोदी जी ने, जब ये बात पता लगी कि हमारे देश के हजारों की संख्या में छात्र मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में, तो उन्होंने एक निर्देश दिया कि यूक्रेन और रूस दोनों की सेना इस बात को सुन लें कि यदि किसी वाहन के ऊपर तिरंगा झंडा लगा होगा और उसमें हमारे बच्चे बैठे होंगे तो किसी के ऊपर गोलीबारी की घटना ना हो। और ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक निर्णय और ऐतिहासिक कार्य हुआ है। इसी के साथ साथ आपने देखा होगा, इजराइल की यात्रा करने के लिए जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तो इजराइल चारों तरफ से अपने दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, तो उन दुश्मन देशों के जहाज भी मोदी की सुरक्षा में लगा दिए गए थे, क्योंकि इजराइल ने कह दिया था कि ये हमारे राज्य की अतिथि हैं और अगर इनको कोई समस्या हो गई तो फिर समझ लो। लेकिन आपको तो ये हमारे देश के सुपर पावर होने के जो स्टार्टिंग है। ऐसा लगता है कि आने वाले समय में जो समय आएगा वो भारतवर्ष का समय होगा, भारत माता का समय होगा, ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है। लेकिन आपको नहीं लगता एक तरफ बुंदेलखंड का क्षेत्र, झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र, और ललितपुर एक उत्तर प्रदेश के सबसे बैकवर्ड जिलों में से एक है, यहाँ तक गांव-गांव तक ये पार्टी का एक सोच जाना कि यूक्रेन युद्ध से प्रभावित होकर के जनता वोट दे, तो यहाँ यूक्रेन युद्ध तो जानने वाले ये मैंने आपको अंतर्राष्ट्रीय इशू बताए हैं। लोकल की बातें देखी जाए तो हमारे क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े ऐतिहासिक कार्य हुए हैं। जैसे हम ललितपुर को देखें तो ललितपुर में हम लोगों को देवगढ़ जाने के लिए बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ओवरब्रिज बन गया है। सड़कों की हालत इतनी खराब थी कि सड़कों पे चलते नहीं बनता था। आज सड़कें पूरे जिले में बहुत अच्छे स्तर की सड़कें बनाई गई हैं। इसके बाद हर घर नल योजना भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें हर परिवार को नल दिया गया है, गैस कनेक्शन दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या में पहली बार आवास देने का कार्य सरकार ने किया है, जो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत विद्वेष के हर व्यक्ति को, और आज कानून व्यवस्था पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक कानून व्यवस्था है। आज बहन बेटी भी रात के 12 बजे भी सोने चांदी के आभूषण पहने जा सकती हैं। किसी गुंडे की, किसी बदमाश की, चोर की हिम्मत नहीं हो रही है कि किसी को हाथ लगाए। बड़े बड़े गुंडे बदमाश जिनके शासन चलते थे, जिनके सामने सरकारें नतमस्तक होती थी, जिनके कुत्ते से मुख्यमंत्री हाथ मिलाया करते थे, ऐसे गुंडे बदमाशों को, माफियाओं को जमीन में मिलाने का कार्य सरकार ने किया। तो मैं समझता हूँ कि जनता सब कुछ देख रही है, और जनता जब देख रही है तो निश्चित रूप से आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बहुमत मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। और हमारे साथ एक और पत्रकार, एक और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा जी। आपको नहीं लगता कि महंगाई एक मुद्दा है और महंगाई एक बड़ा मुद्दा बन सकती है इस चुनाव में? देखिए, किसी ने कहा है कि जल तो नल में है, पान दुकान में, जलपान कहीं नहीं। राज लखनऊ में है, नीति दिल्ली में, राजनीति कहीं नहीं। पूरे प्रदेश में, देश में कूटनीति चल रही है।
हम बात यदि करें, कितने वर्षों से लोग कह रहे हैं बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड हमारा आज तक नहीं बना। इसी सरकार की एक केंद्रीय मंत्री ने, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा था यदि बुंदेलखंड नहीं बनेगा, गंगा की सफाई नहीं होगी तो हम जल समाधि ले लेंगे। अब वो जाने, उनकी बात थी, हमें नहीं पता उन्होंने क्यों कहा था। आज जहां तक बात है शिक्षा की, ललितपुर में 2 लाख से ऊपर की आबादी है, एकमात्र कन्या इंटर कॉलेज है राजकीय, और एक और है महावीरपुरा में। इसके अलावा कोई नया खुला नहीं। कन्याओं की शिक्षा की व्यवस्था कोई आज तक हुई नहीं। लगातार 10 वर्षों से यही है जो कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन किया है, नहीं हुआ। कोरोना के टाइम में आप देखिए, उन्होंने कहा हमने कोरोना पे विजय प्राप्त की। हमारे ललितपुर जिले का CMS डॉक्टर अमित चतुर्वेदी, एकमात्र गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर BP डालिया, एकमात्र ENT सर्जन राकेश दत्त कोरोना काल में ही चले गए। उसका भाई भरत दत्त भी चला गया, और भी डॉक्टर प्राइवेट कितने गए। तो कोरोना पे उन्होंने विजय प्राप्त की नहीं की, हम तो अपने जनपद से आकलन करके बता सकते हैं। आज जो बात आती है महंगाई की, सब जानते हैं महंगाई कि महंगाई कहाँ पहुंची। किसान को जो लागत मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। हर चीज की या तो महंगाई बढ़ रही है या वस्तु की मात्रा घट रही है, रेट वही है। आज पार्ले जी को आप देखिए, 125 ग्राम का आता था, आज 53 ग्राम का हो गया है पार्ले जी। शीशियां जो तेल की आती थी 125 ml की आती थी, और कम हो गई, वो 55 ml की हो गई। जो 250 ml की आती 175 ml की हो गई। मतलब महंगाई को दूसरे तरीके से छपा के पेश किया जा रहा है, सरकार उस पर चुप्पी साधे है। आज देश के ऊपर जो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, कितना कर्जा बढ़ा, कितना गुना, इन्होंने कभी बात उठाई नहीं उठाई। जब सत्ता से बाहर थे तो कहीं जन जागरण के माध्यम से, कहीं विदेशी कंपनी आई, उसको लेकर के देश के कर्ज की बात करते थे। आज देश के कर्ज की बात नहीं होती है। बात उनकी नहीं होती जो देश का पैसा खा के बाहर चले गए। आज किसान पर कर्ज है, किसान भुखमरी से परेशान है, आत्महत्या हो रही। ललितपुर जनपद का उनका ही रिकॉर्ड बता सकता है पुलिस थानों का, हम अलग से बात नहीं कर रहे। तो किस प्रकार की व्यवस्था है, ये तो सरकार भ्रामकता की स्थिति पैदा कर रही है। तो अब 2024 में जो आने वाला चुनाव है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? देखिए, जो लोग चुनाव के मैदान में जाने वाले हैं, उन्होंने तय किया कि हम आएंगे, उन्होंने तय किया कि हम नहीं आएंगे। अभी जिनको निर्णय लेना है वो जनता अभी चुप्पी साधे बैठी है, और फैसला जनता को करना है। इनको नहीं करना है जिनको चुनाव लड़ना है, फैसला जनता को करना है। और जनता ने जब जब निर्णय लिए हैं तब आमूलचूल परिवर्तन हुए। आप देखिए, जिस समय इमरजेंसी लगी, इमरजेंसी के बाद किसी को नहीं लगता था कि दूसरे दल आएंगे, लेकिन सारे दल एकजुट हुए और इमरजेंसी में ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस धराशायी हो गई, जो 1895 से राज्य कर रही थी 100 सालों तक। 100 साल के बाद जो उनका उत्कर्ष था वो पतन पे आए, और पतन वाले उत्कर्ष पे आए। तो एक काल चक्र है, जो उत्कर्ष पे है उनको निश्चित रूप से आगामी समय में पतन की ओर जाना है। मतलब अभी ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सी पार्टी आगे शासन करे। हाँ, बिल्कुल मुश्किल है। देखिए, देवगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री बने उस समय मात्र उनके साथ 40 सांसद हुआ करते थे और सल्तनत बदल दी थी। अटल बिहारी वाजपेयी माननीय जब प्रधानमंत्री बने तो एक वोट से अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे और सत्ता से च्युत हो गए थे। तो ये स्थितियां हैं राजनीतिक, ये कब कैसा बदल जाए इसका कोई भरोसा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं। सर, आपको नहीं लगता कि बहुजन समाज पार्टी एक मजबूती से अपना कदम रखेगी? जब 3 दलों के बीच में लड़ाई होगी तो बहुजन समाज पार्टी किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है, और बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी अभी तक आया नहीं है। तो आप बहुजन समाज पार्टी को इस समय कहाँ देख रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी, आपका जो कहना है, निश्चित रूप से खेल बिगाड़ सकती है। लेकिन अगर मैं किसी भी पार्टी की हट के बात करूं तो जो बहुजन समाज पार्टी का व्यक्तिगत वोट था, उस वोट पे भी बहुत अधिक मात्रा में भाजपा ने भी सेंधमारी की है। ऐसा नहीं है, सबसे ज्यादा काम अगर देखे जाए तो वंचितों के लिए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि बहुजन समाज पार्टी नहीं उभरेगी, वो आएगी निकल के। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, उस उम्मीद उतनी ज्यादा जितना हम लगाए बैठे हैं उस हद तक नहीं आ सकती। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अनुराग विश्वनाथ शर्मा को अपनी टिकट क्लियर कर दी है, दूसरी तरफ माना यह जा रहा है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलायंस से प्रदीप जैनादित्य उम्मीदवार होंगे। तो इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, इन दोनों प्रत्याशियों के बीच में, जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया, काम तो हुए हैं। काम किस स्तर पे हुए हैं, काम जो भी हुए हैं थोड़े बहुत हुए हैं, लेकिन अच्छे हुए हैं और ठोस हुए हैं। तो काम तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं। अगर मैं काम ना होने की भी बात करूं तो जैसा अभी जिस जगह हम लोग भगवान झूमरनाथ जी के आश्रय में बैठे हुए हैं, वहां से शायद बाहर से आने के बाद यहाँ तक 10-12 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, जो कि पूरा जीर्ण शीर्ण है, कई वर्षों से नहीं बना है। देखते हुए लगता है, तो ये भी लगता है कि राजनेता नेता क्या देखते हैं, क्या अधिकारी देखते हैं कि सालों से जो रोड बने नहीं पड़े हैं उनको बनवाना, या यहाँ की कोई जनता नहीं रहती है। जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ता भाई साहब बता रहे थे कि न हर घर हर जल हर घर हर नल योजना चलाई, तो ये अमृत योजना की जगह जनता के लिए विष योजना वर्तमान में ज्यादा बन गई है। किस हिसाब से बन गई है कि उन्होंने रोड सारे जगह खोद के डाल दिए, जो भी सड़क निर्माण हुए थे, जो भी कच्चे पुराने नए रास्ते थे, उनको खोद के डाल दिया। उससे आए दिन कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, जबकि उसमें जहां तक मुझे जानकारी है उसमें ये है कि उसको सही करके भी ठेकेदार को देना है, लेकिन किसी भी जगह पाइपलाइन डालने के बाद रोड को सही नहीं किया गया। तो एक तरीके से जिस तरीके से आचार्य जी बता रहे थे कि अभी चुनाव का क्लियर कर पाना कि जनता किस पक्ष में जाएगी, ये बड़ा मुश्किल है, क्या आप इस पर सहमति जता रहे हैं? बिल्कुल सहमति जताता हूँ। अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक प्रत्याशी तीनों सामने ना आए। जब तक प्रत्याशी सभी सामने नहीं आ जाएंगे, जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, पहला कार्यकाल अनुराग जी का था, तो ये था कि हाँ ये जीतेंगे, लेकिन जो उन्होंने वादे किए थे, एक उनका वादा आया था कि जितना फंड मुझे सांसद निधि से मिलेगा उतना ही फंड में अपनी व्यक्तिगत या जो संगठन है उनके उसके जो उनकी कार्यशालाएं हैं उनसे दूंगा, लेकिन इस तरह का उन्होंने कोई भी काम नहीं किया। अब इस उनके वादे का जनता पे क्या असर पड़ा है, ये तो अगले चुनाव के बाद ही पता लगेगा। राम मंदिर भी जनता के बीच में एक मुद्दा है। राम मंदिर को खुश होकर के जनता इस बार कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा क्या? निश्चित ही राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, और जो इस तरह के व्यक्ति मतलब जो धार्मिक लोग हैं वो निश्चित ही भाजपा को वोट करेंगे। उसमें फिर हम नहीं मान के चलते कि प्रत्याशी कहीं से कहीं तक कोई भी असर डालेगा। उसमें केंद्रीय नेतृत्व जिसको भी मतलब के एक ये आप कहा जाए कि उन्हें मोदी के चेहरे पे वोट मिल रहा है सीधी, मतलब चुनाव मोदी वर्सेज कांग्रेस है, ना कि भाजपा वर्सेज कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय हम लोग मौजूद थे झूमरनाथ धाम, यहाँ महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर तमाम क्षेत्र के लोग, जिले के लोग और आज यहाँ पर पूरे जिले के वरिष्ठ पत्रकार आए थे। उन लोगों से हम लोगों ने बात की और ये जानने का प्रयास किया कि झांसी ललितपुर लोकसभा क्षेत्र की राजनीति किस तरफ जा रही है। हालांकि साफ तौर पर कुछ लोगों का कहना है कि अभी भी जब तक प्रत्याशी क्लियर नहीं हो जाती ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि चुनाव किस तरफ है। आगे आप लोगों से फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।